हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत में यद्यपि संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इन आधारों पर कि कुछ लक्षण तो भारतीय व्यवस्था में कठोर संघात्मक व्यवस्था का जो स्वरूप होता है उसको अपनाया गया और कुछ लक्षण जो है वो भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के अनुरूप हैं। इन द्वंद्व के कारण ही भारतीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण जो हैं वो कौन से हैं और संघात्मक लक्षण जो हैं वो कौन से हैं। संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत को पूर्णतया पालन नहीं किया गया है और इसी कारण ये कहा जाता है कि भारत में सभी शक्तियाँ संसद को प्रदान कर दी गई है और व्यवहारतः राज्य विधानसभाओं को कोई शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। इन आधारों पर अगर भारतीय संघात्मक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो भारतीय संविधान में दो तत्व जो हैं वो स्पष्ट होते हैं कि भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व और भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्वों से आशय है कि भारतीय संविधान के जो स्वरूप है उसमें कौन कौन से एकात्मक लक्षणों को अपनाया गया है। उनमें सबसे पहला है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता से आशय है कि जिन भी देशों में संघात्मक व्यवस्था होती है उन देशों में प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र की और राज्यों की दो नागरिकताएं प्रदान की जाती हैं। चूँकि भारत विविधतापूर्ण देश था और इन विविधताओं में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि भारत में नागरिकता एक ही प्रकार की होनी चाहिए। यद्यपि ये संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है किंतु भारत में एकता स्थापित करने के लिए आवश्यकता थी। अगला है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई हैं और कम महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं। और इस संदर्भ में भी जो तीसरी सूची है समवर्ती सूची, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह के कानून की स्थिति में विवाद होने पर अंतिम जो निर्णय शक्ति है वो केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, उनको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई हैं। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य का यह मत था कि सब कुछ केंद्र को प्रदान कर दिया गया है और संविधान निर्माताओं ने देश में उस समय विद्यमान आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता अनुभव की थी, क्योंकि तत्कालीन समय में जब भारत आज़ाद हुआ था तब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस तरह की थी कि राज्यों के पास ना तो बहुत अधिक संसाधन थे और उनको अधिक शक्तियां प्रदान करना भारत में विभाजनकारी तत्वों को उत्पन्न कर सकता था। इस कारण से केंद्र को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता थी। संघ और तीसरा है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था होती है जैसे कि अमेरिका में, वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अलग अलग संविधान है, लेकिन भारत में एक ही संविधान को मान्यता प्रदान की गई है। अगला है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वे किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या दो से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिलाकर नया राज्य बना दे, साथ ही किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे और राज्यों की सीमाओं तथा उनके नाम को बदल दे। इस संदर्भ में यद्यपि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला है
संकट काल में एकात्मक शासन। भारतीय संविधान में राजनीतिक समस्याएं जो भी है, राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी तरह के संकट उत्पन्न होते हैं, उन स्थितियों से बचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने और राज्य पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्यों का शासन संचालित करना संभव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार जब राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो केंद्र सरकार के अधीन उस राज्य की शासन व्यवस्था आ जाती है। इस प्रकार संकट काल में राज्य स्वायत्तता प्राप्त इकाइयां न रहकर एकात्मक राज्य के अंग हो जाते हैं। अगला है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च नागरिक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि व्यवस्थाएं प्रचलित होती हैं, किंतु भारतीय संविधान द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उनमें एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे कि भारत में अखिल भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है और इन सेवाओं के सदस्य राज्यों में मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग IAS, IPS वगैरह जो देखते हैं, ये सब राज्यों में नियुक्त जो किए जाते हैं या इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो केंद्र सरकार के अधिकारी के रूप में ये कार्य करते हैं। अगला है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारत में जैसे केंद्र स्तर पर संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, उसी प्रकार से राज्यों के स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्यों में भी नाममात्र के प्रधान के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था होती है उन देशों में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक नाममात्र का और दूसरा वास्तविक। तो राज्यों के स्तर पर राज्यपाल जो है वो नाममात्र का प्रधान है, जिसकी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। अगला है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर निर्भर बनाए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर छाया रहता है। यानी राज्यों की आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए उन्हें केंद्रीय मदद पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है और इसी कारण से राज्य जो है वो केंद्र के अधीन होकर कार्य करते हैं। अगला है राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था होती है उन देशों में उच्च सदन जो होता है वो राज्यों का सदन होता है और प्रत्येक राज्य को उसमें समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। लेकिन भारत में राज्यसभा में भी राज्यों को जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है, समानता के सिद्धांत पर प्रदान नहीं किया गया है।